दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान की राजधानी तेहरान के एक यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक अर्धनग्न लड़की की तस्वीर खूब वायरल की जा रही है। दुनिया भर में उसे खूब फैलाया जा रहा है और इसे ईरानियन क्रांति बताई जा रही है। इसे महिलाओं को आजाद होने की क्रांति बताई जा रही है। कैसे जो ईरान की लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो हिजाब का तिरस्कार कर रही हैं। यह समझाने की कोशिश हो रही है कि वो महिलाएं हिजाब का विरोध कर रही हैं क्योंकि उनको जबरन हिजाब में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो ऐसा नहीं चाहती और इसको लेकर के पश्चिमी मीडिया और हमारे देश की गोदी मीडिया खूब आग लगाने की फिराक में है और खूब उस पर प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, एपिसोड बनाए जा रहे हैं, उस पर खूब ट्विटर पर कमेंटबाजी हो रही है और जमकर उस हालात का मंजर कशी की जा रही है। और यह समझाया जा रहा है कि देखो देखो, ईरान में खामेनेई की हुकूमत हिलाने के लिए औरतों ने बागडोर संभाल ली है। देखो देखो कैसे ईरान के लोगों ने खामेनेई के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है, औरतों ने बगावत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने उखाड़ फेंका है गुलामी के प्रतीक को, उन्होंने उखाड़ फेंका है हिजाब को, बुरखे को, नकाब को, जो उनकी गुलामी का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि गुलामी क्या है और किसे गुलामी मानी जाएगी, ये कौन तय करेगा? क्या वो लोग अब तय करेंगे जो मणिपुर की घटना को देखकर, मणिपुर में नग्न महिला की परेड को देखकर मुंह में दही जमाए रखे? मामला चूंकि ईरान का है इसलिए मुंह का बवासीर फूट जाता है, मुंह से उनका खून निकल आता है। मामला ईरान का है, उस ईरान का जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है, उस ईरान का जिसके नेताओं ने इजराइल को छठी का दूध याद दिला दिया। मामला उस ईरान का है जहां की औरतों ने, जहां के बच्चों ने, जहां के बुजुर्गों ने अपने दौर में एक ऐसी क्रांति की कि जिसके बाद पूरा का पूरा पश्चिमी जगत हिल गया, यूरोप हिल गया, अमेरिका हिल गया, ब्रिटेन हिल गया और उन्हें अपनी कठपुतली सरकार गिराकर यहां से भागना पड़ा, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागना पड़ा। आखिर वो जख्म जो ईरान के जरिए, ईरानियन लोगों के जरिए अमेरिका, तेल अवीव और लंदन को दी गई है, वो जख्म कहीं ना कहीं तो अपना हिसाब जरूर मांगेगा और वो जख्म चाहता है कि वैसा ही कोई बड़ा जख्म ईरान के लोगों के सीने पर दे दिया जाए। पर सवाल यहां यह है कि ये पर्दा गुलामी का प्रतीक नहीं, ये पर्दा एक पहचान है, एक सभ्यता का, एक कल्चर का, एक संस्कृति का और सबसे बढ़कर एक मजहब का, जिसने पहचान दिया कि अपनी बहन बेटियों को दूसरों की गलत निगाहों से उनकी हिफाजत फरमाओ, उनकी हिफाजत करो और तुम भी अपनी निगाहों को नीचे रखो। ये फरमान दिया गया और ये फरमान इलाही है कि पर्दा में आपको रहना है, घर में आप आजाद हैं, खुल करके आजाद हैं, जैसे मन तैसे रहिए, लेकिन घर के बाहर आपको पर्दे में रहना होगा। और ये इस्लाम का उसूल है। अगर आपको मानना है तो मानिए, पसंद नहीं है तो इस्लाम से आप बाहर चले जाइए। आपको जबरन किसी ने इस्लाम में बने रहने के लिए मजबूर नहीं कर रखा। इस्लाम कभी किसी पर जबरन थोपा नहीं गया। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहेंगे, इस्लाम के रास्ते पर आपको चलना होगा, वरना आप पैदल हो सकते हैं, आप बीच रास्ते को छोड़कर जा सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं, एक्स मुस्लिम हो सकते हैं जैसा कि आजकल एजेंडा चलाया जाता है, आप हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं। हर उस मजहब में आप शामिल हो सकते हैं जो मजहब आपको नंगा घूमने की परमिशन देता हो, अर्धनग्न घूमने की जो इजाजत देता हो कि आओ कपड़े पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ हमारे यहां, हम तुम्हें आजादी देंगे, तो चले जाओ उस जगह पे। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पे की जा रही है, उसे देखकर आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि जिन लोगों को ईरान में अर्धनग्न लड़की की तस्वीर को देखकर वो एक क्रांति नजर आ रही है, क्या वो ये क्रांति अपने बहन बेटियों के तौर पर देखना चाहते हैं? क्या वो ईरानी लड़की की जगह पर अपनी बहन को रख कर देखना चाहते हैं, अपनी बेटी को रख कर देखना चाहते हैं, अपनी अम्मा को रख के देखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को रख के देखिए कि आपकी पत्नी अंडरवियर में घूम रही हो, आपकी बहन अंडरवियर में घूम रही हो, आपकी अपनी अम्मा अंडरवियर में घूम रही हो, आपके घर की बहू, बेटी
अंडरवियर में घूम रही हो, अगर घुमा सकते हो तो घुमा लो। यह आजादी तुमको ही मुबारक हो। और यह आजादी अगर तुम्हें ज्यादा पसंद है तो इस आजादी को पहले खुद पर लागू करो। खुद की बहन बेटियों को उस आजादी के लिए प्रेरित करो और कहो कि तुम भी जाओ बिकनी में घूमो, तुम भी जाओ अर्धनग्न हो जाओ, तुम भी जाओ नग्न परेड करो। ये तुम्हारी आजादी है, क्योंकि जिस्म तुम्हारा है, और जिस्म जब तुम्हारा है तो तुम चाहे जैसे भी रहो। क्योंकि लॉजिक तो देने के लिए लोग ये भी कहते हैं कि भाई ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, भगवान ने नंगा पैदा किया है, तो फिर कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? तो मुबारक हो। अर्धनग्न रहने की भी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है अंडरवियर की? अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने जब नीचे भेजा धरती पर, अंडरवियर पहनाकर तो नहीं भेजा, इनरवियर पहनाकर तो नहीं भेजा, कोई कच्छा बनियान बड़ा पहनाकर तो नहीं भेजा। तो नंगे जमीन पर उतर जाओ और घूम घूम कर कहो कि हम नंगे आए तो हम नंगे घूम रहे हैं। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो ट्विटर सोशल मीडिया पर यहां वहां जो इसे आजादी का प्रतीक बना रहे हैं और मुसलमानों का मजाक बना रहे हैं, जो बुरखे और हिजाब को तंबू बोल रहे हैं, टेंट बोल रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अगर ये टेंट है और आप उस आजादी का समर्थन करते हो तो सबसे पहले उस आजादी को अपने घर में लागू करो और अपने घर की बहन बेटियों, बुजुर्गों को, महिलाओं को, औरतों को, बहुओं को, अपनी बहन को उस जगह पर रख करके बताओ कि खुश हो। अगर खुश हो तो अपने पे लागू करो। लेकिन तेहरान की घटना को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया वो सरासर झूठ है। एक दिमागी तौर पर बीमार औरत, 2 बच्चों की अम्मा है, क्लास में घूम घूम कर वीडियोग्राफी कर रही थी मोबाइल से। लोगों ने उसको रोका टोका और बाद में वो बाहर जाकर के कैंपस में, क्लासरूम से बाहर जाती है और कैंपस में जाकर उसने कपड़े उतारे। और अब पता चला कि वो तो बीमार थी, जहनी तौर पर बीमार थी, जिसका इलाज कराया जा रहा है। पर भारत की मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि उसे गायब कर दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है। इस हद तक संभावना और दावे तलाशे जाने लगे कि क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि ईरान बहुत ही बर्बर देश है। मैं यही नहीं कहूंगा कि ईरान कैसा देश है, लेकिन ईरान इसी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ईरान इसी दुनिया में उसका वजूद है। और ईरान इसलिए भी बुरा लग रहा है, ईरान इसलिए भी खराब लग रहा है क्योंकि जो सबसे बड़े आराध्य माने जाते हैं नेतन्याहू, अमेरिका, इजराइल, सबकी उसने हवा टाइट कर रखी है, सबकी उसने चूड़ी टाइट कर रखी है, कल पुर्जे ढीले कर रखे हैं। पूरे यूरोप को उसने मार के भगा दिया ईरान से। मिडिल ईस्ट में उसने तबाही मचा दी। यूरोप और अमेरिका के खेमे में, ISIS के खेमे में जिसने तबाही मचा दी, उसी का नाम है ईरान। और जो दुनिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है उन जायोनियों के खिलाफ, उन अमरीकियों के खिलाफ, उन इजरायलियों के खिलाफ, जो खुद को एक तनहा नस्ल का मानते हैं कि हम एक वाहिद ऐसी नस्ल हैं जो सबसे सुपीरियर हैं, यानी वो इंसान को इंसान नहीं मानते। ऐसी सोच वालों की उसने खाट कड़ी कर रखी है और उसने साबित करके बता दिया है कि ताकत सिर्फ आप ही के पास नहीं है, ताकत अगर हासिल करने पर तुल जाए तो हर कोई हासिल कर सकता है। लेकिन इसकी खबर देने वाला कौन है? तेहरान टाइम्स। तेहरान टाइम्स ने इस स्टोरी के पीछे के पर्दे को उठाया और समझाया कि आखिर मामला क्या था। लेकिन भारत की मीडिया ने, भारत की गोदी मीडिया ने इसे ईरानियन क्रांति कह दिया, महिलाओं की क्रांति कह दिया। हिजाब को उतार फेंको, पर्दे को उखाड़ फेंको। यह जरूरी है कि आप जिस संस्कृति को अच्छा समझ रहे हैं, आप जिस आजादी को समझ रहे हैं कि यह आजादी है, नंगा घूमना अगर आजादी है, तो यह कौन तय करेगा कि नंगा घूमना ही आपकी आजादी है? और नंगा अगर घूमना ही है तो अंडरवियर इनरवियर नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, उतार फेंको और घूम कर दिखाओ कि यही हमारी आजादी है। हमारी बहन बेटी आपकी तरह नंगी क्यों रहेगी? खुले बाल वाली क्यों रहेगी? यहां वहां कमर लचकाते हिलाते क्यों जाएगी? ये हमारी बहन बेटियां तय कर सकती हैं। और ये वही बहन बेटियां हैं जिन्होंने हिजाब के लिए संघर्ष किया। कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में हिजाब के लिए उन्हीं लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया और जिस वक्त वो प्रोटेस्ट कर रही थी हिजाब के लिए, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, उनका विरोध किया जा रहा था। उडुपी में मुस्कान खान का बुर्खा खींचने के लिए संघियों का टोला टूट पड़ा था। उन तस्वीरों को कोई आज भी अपने जहन से भूल नहीं सका है। क्यों नोच रहे थे? आपको पसंद नहीं है, कोई बात नहीं। जो उसका हिमायती है, जो उसको पहनना चाहता है उस हिजाब को और चाहता है कि वो हिजाब पहने, उससे आपको दिक्कत क्या है? बहुत से लोग ये कहेंगे
कि स्कूल कॉलेज का ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड में जाओ, तो वो यूनिवर्सिटी भी तो ड्रेस कोड फॉलो करती है। वो ड्रेस कोड कोई कंट्री में तो फॉलो करता है कि हमारे यहां इस तरह की ड्रेस पहनी जानी चाहिए, नंगा नहीं घूमा जाना चाहिए। आज अरब में और गल्फ कंट्री में, इस्लामिक देशों में जाकर के बहुत से लोग जो मुस्लिम भी नहीं हैं वो नौकरी कर रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का पैकेज उठा रहे हैं। वो अपनी बहन बेटियों को नंगा लेकर नचा दें, एक बार घुमा दें, एक बार पीठ न लाल हो जाए तो कह देना। क्यों? क्योंकि वहां का ड्रेस कोड है, आपको तमीज में रहनी पड़ेगी। और तो वो तमीज कौन तय करेगा? उनका अपना कल्चर, उनका अपना कानून, उनका अपना दायरा वो तय करेगा कि तमीज क्या होगी। वो तो तमीज सीखनी पड़ेगी। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही हैं, आरएसएस मुखपत्र के जरिए क्या कहा जा रहा है उसको आप देख लीजिए। उसे ईरानियन क्रांति बताई जा रही है। विरोध में युवती ने कपड़े उतार दिए। कहा जा रहा है कि हिजाब नहीं पहन रही थी लड़की, इसलिए छात्रा ने जब हिजाब नहीं पहनना चाहती थी तो उसे जबरन हिजाब पहनने के लिए कहा जा रहा था। ईरान की मॉरल पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। विरोध में युवती ने कपड़े उतारे। कुछ मामले में तो यह भी कहा गया, दावा किया गया कि जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने लड़के के कपड़े फाड़ दिए। साहब, हाथ काट लिए जाएंगे। इस्लामिक देश है वो, अभी भी थोड़ी बहुत गैरत उनमें बाकी है। कोई लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकता, चाहे नेता हो, चाहे परेता हो, चाहे अभिनेता हो, कोई भी हो। लड़कियों के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं की जा सकती। ना उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है जिन लोगों ने छेड़खानी की है। हमारे यहां तो चार्जशीटेड लोग घूम रहे हैं, लड़कियों के साथ गलत हरकत करने वाले चार्जशीटेड घूम रहे हैं, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। यही कोई दूसरा देश होता तो मुंडी कहीं और होती, धड़ कहीं और होता, उनको सजा दे दी गई होती। महिलाओं का सम्मान उसे कहते हैं जो वक्त पर उनके सम्मान की लाज रखे। ये छोड़िए, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को बहुत ही सेक्युलर कहते हैं, उनकी जहनियत को अगर आप सुन लेंगे तो आपको हंसी आएगी। क्रांति कुमार नाम के एक आदमी हैं, इन्फ्लुएंसर, ये लिखते हैं कि हिजाब ना पहनने के कारण इस ईरानी महिला को इस्लामी शासन की नैतिक पुलिस द्वारा परेशान किया गया और उसके कपड़े फाड़ दिए गए। क्रांतिकारी महिला ने हिजाब पहनने पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अपने कपड़े उतार दिए। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो लापता है। मीडिया के खबरों के अनुसार ईरानी सरकार ने महिला की हत्या करवा दी। यार, लॉ एंड ऑर्डर है वहां, लॉ एंड ऑर्डर है। कोई भी देश हो वहां लॉ एंड ऑर्डर होता है, और भारत जैसा लॉ एंड ऑर्डर कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले, आबरूरेजी करने वाले, चाहे संत हो, बाबा हो, महात्मा हो, उनको जेल से पैरोल भी दी जाती है, उनके महिमामंडन भी किया जाता है, उनके चरण भी छुए जाते हैं, उनको इनाम भी दिया जाता है, उनको फूल मालाओं से स्वागत भी किया जाता है। कैसा समाज चाहिए आपको? वही समाज अपने पे लागू कर लीजिए, खुलकर लागू करिए ना। हद है। ईरान का झंडा जमीन पर उसका पूरा सिंबल दिखा करके उस लड़की को, नग्न लड़की, अर्धनग्न लड़की के तस्वीर को वहां दिखाया जाता है कि वो ईरान के झंडे को कुचल रही है, ये पेंटिंग के जरिए। बकायदा दैनिक भास्कर ने तो स्टोरी चला दी, पेपर में छाप दिया कि मोरल फोर्स के खिलाफ छात्रा के विरोध से ईरान में महिलाओं को फिर से आवाज मिली। आखिर ये किस तरह की है? दीपक शर्मा नाम का एक जमूरा, आरएसएस का संघी, लिखता है कि ईरान पुलिस ने इस लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने सरकार के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे। कैसी हत्यारी मजहब व्यवस्था है ये। और भारत की कुछ लड़कियां सोचती हैं कि वे इन दरिंदों के साथ जीवन काट सकती हैं। तो औरतों, महिलाओं और बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं क्या? क्या उसके लिए सारा दोष मुसलमानों पर है? जरा डेटा खंगाल कर देखिए कि इस्लाम ने दुनिया में औरतों को क्या दिया, दूसरे लोगों ने क्या दिया। इस्लाम ने उस वक्त अपना झंडा बुलंद किया ऑरतों, बच्चों, बेवाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ उसने अपना झंडा बुलंद किया जब यूरोप में विच हंटिंग हो रही थी, चुड़ैल करार देकर मार दिया जा रहा था। भारत में भी कुछ ऐसे ही हाल थे। यहां सती प्रथा, जो पति मर गया जिस महिला का, उस महिला के हाथ पैर बांध करके और धतूरा खिला के उसकी पति के चिता के साथ आग में झोंक कर मार दिया जाता था। ये होता आया ये व्यवस्था, ये भारत का इतिहास रहा है।
उस धर्म का नाम क्या है, उस समाज का नाम क्या है जिसने महिलाओं को जिंदा जला दिया, वो अभी आप जानते हैं। लेकिन एक क्रांति हुई, उस क्रांति के तहत कानून बने, अधिकार मिले, तो महिलाएं आज सर उठाकर देख सकती हैं। वरना इतिहास देख लीजिए, भारत में ही इस्लाम ने ही दूसरी शादी करने का हुक्म दिया कि अगर किसी औरत का पति मर जाए तो शादी कर सकती है। दूसरे देशों में या दूसरे इलाकों में शादी कर सकते थे। क्या भारत में जो महिलाएं थीं इस्लाम आने से पहले यहाँ पे, क्या वो शादी कर सकती थी दूसरी? नहीं, वो जिंदा ही नहीं होती थी, उनको चिता में जलाकर मार दिया जाता था, शादियां नहीं होती थी। इस्लाम ने एक एज तय किया कि बालिग होने की उम्र क्या है और शादी करने की उम्र क्या है। लेकिन आज भारत में आप देख लीजिए, अभी भी देश के कई राज्यों में बाल विवाह होते हैं। गोद में बच्चा है, उसकी शादी कर दी जाती है। दूध पीने की उम्र है, उसी वक्त उसकी शादी कर दी जाती है। कौन सा डर है, कौन सा भय है? ये आज़ादी लागू नहीं होनी चाहिए। लागू कर लीजिए अपने घर में, पता चल जाएगा। तो ये वो आज़ादी है। लेकिन हालत ये है कि खामेनाई साहब के लिए दीपक शर्मा नाम का एक शख्स दरिंदा शब्द का यूज करता है। क्यों वो दरिंदा है? क्योंकि उन्होंने इसके पप्पा को परेशान कर दिया। उसके पप्पा अपने ही देश में वो रह नहीं पा रहे हैं। उन पप्पा का नाम है नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू और उनका देश बेचैन है, कब छोड़कर भागना पड़ जाए कोई गारंटी नहीं। इसलिए उनके जो मुंह बोले संतान हैं वो लोग उसका फेवर ले रहे हैं। तो वाकई ये फेवर मुबारक हो। चंदर शर्मा नाम का एक जमहूरा बोल रहा है कि ईरान के बर्बादी की कहानी शुरू है, ईरान इतिहास बनकर जाएगा। इस ईरानी मुस्लिम महिला के हत्या के साथ ही ईरान में गृहयुद्ध जैसा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। भाई साहब, ईरान में गृहयुद्ध आज से नहीं बनाने की तैयारी हो रही है। ईरान में गृहयुद्ध तब से बनाने की तैयारी चल रही है जब तुम्हारे मुंह बोले पापा और मुंह बोले रिश्तेदार ईरान की सरजमीन को छोड़कर भागे थे, या फिर यूं कहा जाए सीधे शब्दों में कि उन्हें मार पीट कर यहां से खदेड़ कर भगा दिया गया और वो भागने पर मजबूर हो गए। तब से ही वो गृहयुद्ध जैसी कोशिश वो बार बार करते आए हैं। और याद रखो, ईरान में मुसलमान सिर्फ थोड़ी ना है, ईरान में बाकी मजहब के लोग भी हैं। ईरान में पारसी हैं, ईरान में ईसाई हैं, ईरान में यहूदी भी हैं। वो यहूदी जिनका एकमात्र देश इजराइल बताया जाता है, वो यहूदी भी ईरान में मौजूद हैं। कुर्द लोग भी ईरान में मौजूद हैं, जो अपने लिए एक अलग से देश की डिमांड करते हैं, जो इराक से डिमांड करते हैं, जो ईरान के साथ डिमांड करते हैं, जो सीरिया से भी डिमांड करते हैं, अलग से देश की डिमांड करते हैं। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कौन है? हथियार उनको कौन देता है? पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका उनको हथियार प्रोवाइड कराता है, इजराइल उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सिर्फ इसीलिए ताकि दूसरों जगहों पर जब अगर आग लगी रहेगी तो हम शान से बैठकर खाना खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ हथियारों का बिजनेस है। बहुत तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है ना, हिजाब का, बुरखे का। सूरज कुमार बौद्ध ये दलितों की आवाज उठाते हैं, लेकिन एक दलित एक्टिविस्ट के तौर पर इस नफरती जमहूरे में किस हद तक संघ बैठ चुका है, आरएसएस बैठ चुका है, उसकी पहचान आप इसके भाषा को देखकर कह सकते हैं। यह लिखता है कि ईरान के इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने ठीक से हिजाब नहीं पहना तो उसे जलील किया गया। छात्रा ने कपड़े उतारकर इन वियर में विरोध प्रदर्शन किया। भारत में इसकी खूब तारीफें की जा रही हैं। कल यही नारीवादी समूह हिजाब का समर्थन भी करेगा। क्यों ना करे? उनका अधिकार है कि वो अपने पसंद का हिजाब चूज करती हैं, वो नंगा नहीं घूमती। और ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं इस मामले में पढ़ना चाहिए जिनका खुद का इतिहास नग्नता पर आधारित हो, जिनको टैक्स देना पड़ रहा हो अपनी छाती ढकने के लिए, और टीपू सुल्तान जैसा एक मसीहा, एक योद्धा आकर के उनको कपड़े पहनने का अधिकार देता है। पीछे से झाड़ू हटाकर, आगे से मटकी हटाकर उनको कपड़े पहनने का अधिकार देता है कि लो, मेरे शासन में तुम दबे कुचले, ब्राह्मणवाद से दबे कुचले नहीं जाओगे, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। आज उसी टीपू सुल्तान को गलियाया जा रहा है जिसने इनको तन पर कपड़े रखने का अधिकार दिया, तन ढकने का अधिकार दिया। यह तो हिपोक्रेसी की सीमा हुई जनाब। लेकिन ऐसी मक्कारी किस काम की? यह शुद्ध मक्कारी है, और इस मक्कारी पर रोक लगाइए। मैं नहीं जानता कि आप हिजाब का विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यह कैसे आप तय कर सकते हैं
कि अगर किसी की बहन बेटी हिजाब बुर्खा पहनती है तो गुलामी का प्रतीक है। गुलामी का प्रतीक तो उनके प्रॉफिट ने, उनके मजहब ने तोड़ करके आज वो अधिकार दिया कि वो अपने घर से बाहर जाती हैं, और घर से बाहर जाती हैं तो उनका दामन पकड़ने का, उनके हिजाब को हटाकर उनका शक्ल देखने का अधिकार किसी मर्द को नहीं है। उसका खुद का हस्बैंड भी अपनी वाइफ का बुर्खा हिजाब बीच रास्ते पर नहीं उठाकर देख सकता। वो अधिकार किसने दिया? वो अधिकार उसे खातिमुन नबीयीन ने दिया है जिसकी कौम आज दुनिया की सबसे तेजी से फैलने वाले मजहब में गिनी जाती है। ऐसे ही अर्धनग्न कपड़े आप यूरोप में पहन के चले जाइए, डंडी मार मार के, आपको छड़ी मार मार के, बेत मार मार के आपको सीधा कर दिया जाएगा, जबकि वो नास्तिक देश हैं, लेकिन वहां भी आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। जो धार्मिक ईसाई हैं वो भी पर्दे में रहते हैं। क्या आपने किसी धार्मिक ईसाई महिला को इस तरह से देखा है कि वो खुले मुंह घूमती हो, बरहना कपड़े पहनती हो, बरहना होकर घूम रही हो? किसी यहूदी महिला को आपने देखा हो? वो भी जो धार्मिक हैं वो भी कपड़े पहन करके चलते हैं। क्या आपने किसी गैर मुस्लिम यानी हिंदू को भी अगर आपने देखा है तो बताइए। मेरे तो जितने जानने वाले हिंदू दोस्त हैं उनकी महिलाएं भी सलीके से हैं और पर्दे में रहती हैं। अब जात और बिरादरी के हिसाब से भी मैं अगर बात करूं तो मैंने दलितों को भी देखा है जिनकी महिलाएं पर्दे में रहती हैं, मैंने बैकवर्ड ओबीसी को भी देखा है जिनकी महिलाएं पर्दे में रहती हैं, और मैंने उन सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण, ब्राह्मण, ठाकुर, इन लोगों को भी देखा है, भूमिहार जो अपने आप को कहते हैं, उनको भी मैंने देखा है। उनकी महिलाएं भी सलीके से रहती हैं, तहजीब से वो रहती हैं। क्यों? ये तहजीब ही तो इंसान की पहचान है। जो इस बुरखे को बोझ समझता हो, पर्दे को बोझ समझता हो, वो नंगा होकर घूमे, मुसलमान ना कहे अपने आप को मुसलमान, फिर आप क्यों कहेंगे? एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती। अगर आप मूर्ति पूजा करते हो और आप कहें कि मैं मुसलमान हूं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनका वायलेशन करके अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। इस्लाम आपको जबरदस्ती पकड़ करके अभी कलाई अपने आप को मुसलमान कहने के लिए मजबूर नहीं करता। आप निकल जाइए मयान से, जो मजहब मन करे इख्तियार कर लीजिए। पर्दे में रहना है तो रहिए, वरना बेपर्दा होकर के घूमिए। मुसलमान होना जरूरी थोड़ी ना है। तमाम जगहों पे जहां आज़ादी मिल रही हो आज़ाद हो जाइए, आप स्वतंत्र कहे जाएंगे। फिलहाल जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उस प्रोपेगेंडा से सावधान रहिए। अपने बाल बच्चों को इस प्रोपेगेंडा में फंसने से बचाइए और सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से बचिए। अगर आप दो शब्द भी लिख देंगे तो नीचे कमेंट में मां बहन की गालियां देने की शुरुआत हो जाएगी। अगर आप सिर्फ जय हिंद भी लिख देंगे तो भी नीचे जो ट्रोलर्स हैं वो आपको गाली फक्कड़ देना शुरू कर देंगे। इसलिए सावधान रहिए। सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकें रह लीजिए। और किसी भी यूट्यूबर अगर कोई माइक लेकर के आपके घर मोहल्ले टोले में पहुंच जाए, गांव देहात में पहुंच जाए, कहे कि फलाना पार्टी के बारे में बताओ, फला नेता के बारे में बताओ, किसे वोट दोगे नहीं दोगे, बात ही मत करो। अपने आप को गूंगा समझ लो, उनसे बात ही मत करो, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइलिंग करेंगे, आपका पूरा प्रोफाइल तय करेंगे। माँ बाप, घर परिवार, टोला मोहल्ला, नाम, क्या काम करते हो, सब प्रोफाइल कर लेंगे और बाद में आपको फंसवा देंगे। ऐसा ही होता है। तो नादान मुसलमानों, थोड़ा होश में आओ, दुनिया को समझो, दुनिया किस तरह से पॉलिटिक्स करती है और तुमको किस तरह से उलझाती है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत से लोग समझ रहे होंगे कि आकर ये बकवास करके चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बकवास नहीं है, ये सीरियस इशू है। और ये दिमाग वालों के लिए, बददिमाग वालों के लिए नहीं है, जो एंटरटेन करने के लिए, खूबसूरत लड़कियों को तस्वीर वीडियो देखने के लिए जो आते हैं न्यूज़ के नाम पर, वीडियोस देखने के नाम पर यूट्यूब सोशल मीडिया पर, वो ना देखें, क्योंकि उनके मतलब लायक चीज़ें नहीं हैं। जहाँ मतलब लायक चीज़ें नज़र आ रही हो वहाँ देख लें। और जो जहनी तौर पर समझदार हैं, सोचते हैं, गौर फिक्र करते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी बेहतर है, समझ सकते हैं वो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।